हमने फर्स्ट पार्ट में लाइसोसोम तक पढ़ लिया था। अब देख लीजिए है ना, फर्स्ट पार्ट में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी इकाई, तारक इकाई, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में, अभी कोशिका चल रही है अपनी, सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें पढ़ते हैं लवक। क्या कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? लवक रहेगा। कोशिका के अंदर ही है भाई, अभी है ना। इन सेकंड पार्ट में आ गया वो, क्या थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इसका पार्ट 2 कर दिया ना भाई। लवक देखिए ना, लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन सी कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में। पादप कोशिका कौन सी? वह पादप कोशिका जिसके ऊपर वह कोशिका भित्ति थी ना, आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ मैं। कोशिका भित्ति जिसके ऊपर थी वो पादप कोशिका होती है ना भाई। पादप कोशिका के अंदर कौन सा पाया जाता है? लवक पाया जाता है ना। अब बात करते हैं भाई लवक के, तो पाया जाता है लवक में कौन कौन से लवक होते हैं? तो लवक होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जितने भी नाम के प्लास्ट लग रहा है ना, प्लास्ट का मतलब होता है लवक, क्लोरो का मतलब होता है क्लोरो, हरित है ना भाई। झल्लिको का मतलब होता है अवर्णित, और क्रोमा का मतलब होता है वर्णित लवक है ना भाई। तो भाई 3 प्रकार के लवक हो गए। बात करते हैं हरित लवक की, तो हरित लवक कहाँ पाया जाता है? वैसे फिक्स है भाई, पेड़ पौधों में पाया जाता है ना भाई। लेकिन हरित लवक का काम क्या है? हरित लवक का काम है कि जो तना और पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है, हरित लवक कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है पत्तियों में, पेड़ पौधों की पत्तियों में। ये हरे रंग की पत्तियों में ज़्यादा पाया जाता है हरित लवक। उसके बाद देखते हैं अवर्णित लवक। अवर्णित लवक का क्या काम है? अवर्णित लवक पाया जाता है जड़ में, जैसे मूल, जड़ में पाया जाता है। कौन? अवर्णित लवक। उसको ल्यूकोप्लास्टी बोलते हैं ना भाई। अवर्णित लवक का काम होता है भोजन का संग्रहण करना, मतलब कि भोजन का इकट्ठा करना। जैसे कि हम रोटियां बनाते हैं, जब उसमें छाबड़ी आपने उसमें रखते हैं ना रोटियां क्या हो गई, एक एक बनती जाएगी और इकट्ठी होती जाएगी छाबड़ी में ना भाई। फिर एक साथ बैठे खाते हैं पूरे घर वाले है ना भाई। ऐसे ही इसका काम क्या है? अवर्णित लवक का इसका काम है भोजन का संग्रहण करना। अब बात करते हैं वर्णित लवक की। कौन से लवक की? वर्णित लवक की। वर्णित लवक क्या करता है? यह करता है रंग प्रदान। वर्णित लवक क्या करता है? यह करता है रंग प्रदान। जैसे मान लो गाजर हो गए, टमाटर हो गए, मूली हो गई, आलू हो गया, मिर्ची हो गई। मिर्ची किस कारण से लाल है? टमाटर किस कारण से लाल है? गाजर किस कारण से लाल है? मिर्ची किस कारण से हरी है? ये काम कौन करता है भाई? ये काम करता है वर्णित लवक है ना, क्रोमोप्लास्ट लवक है ना भाई। जैसे आप देख लीजिए गाजर में एक लवक होता है, उसका नाम है केरोटिन। कौन से है? केरोटिन। उसका काम है गाजर का लाल रंग प्रदान करना। टमाटर के अंदर होता है लाइकोपेन है ना भाई। उसके बाद में ये हो गया आपका लवक। इसके बाद में देखते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। गुणसूत्र जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, थोड़ा सा टॉपिक आया था, केंद्र के अंदर होते हैं गुणसूत्र ना भाई। अब थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिटेल से देखेंगे इसको ना भाई। तो गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्र के अंदर। केंद्र कहाँ पाया जाता है? केंद्र पाया जाता है कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। और केंद्र के अंदर होता है गुणसूत्र। कौन होता है? गुणसूत्र। अब गुणसूत्रों के जैसे गुणसूत्र की स्ट्रक्चर ये है ना। अब गुणसूत्रों के ऊपर होते हैं डीएनए, आरएनए और जीन्स। कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों के ऊपर होती है जीन्स है ना भाई, डीएनए आरएनए। अब बात करते हैं गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मानव में होते हैं 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र मानव में होते हैं। फीमेल हो चाहे मेल हो, कितने होते हैं जोड़े? 23 जोड़े होते हैं, और उनकी टोटल संख्या होती है 46। अब बात करते हैं भाई एक्स वाई वो क्या है ना भाई, तो उसके बारे में देख लेते हैं। मेल बाय 44 तक तो दोनों का सेम होता है। 44 तक तो दोनों का सेम होता है। और तो एक्स और वाई होता है ना, एक्स वाई तो होता है मेल में, और दोनों एक्स होते हैं फीमेल में। अब लड़का कैसे होता है, लड़की कैसे बनती है, जुड़वा कैसे पैदा होता है, जेंडर ट्रांसजेंडर किन्नर कैसे पैदा होते हैं, वो हमें जब गुणसूत्रों का टॉपिक पढ़ेंगे ना अलग से है ना भाई, तो गुणसूत्र वाले चैप्टर में वो अलग से बता देंगे। अभी सिर्फ इतना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। जंतु कोशिका में अंतर है ना भाई, डिफरेंट के बारे में बात करते हैं ना भाई। हमने कोशिका पूरा पढ़ लिया लगभग, अब इसके अंतर के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो जंतु कोशिका थोड़ी छोटी होती है और पादप कोशिका थोड़ी बड़ी होती है। जंतु कोशिका छोटी होती है। अब आकृति की बात करते हैं, तो आकृति में थोड़ी जंतु कोशिका गोल होती है, जंतु कोशिका गोल होती है, और पादप कोशिका चौकोर होती है, चौकोर होती है ना भाई। अब बात करते हैं आगे, लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसो आत्मघाती थैली सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है, और पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। अब कोशिका भित्ति जो है, जो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। क्लोरोप्लास्ट भी पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब दोनों समानता की बात कर ले भाई, दोनों में क्या क्या पाया जाता है? दोनों में पादप वो ऐसा चीज़, ऐसे पदार्थों को कर लेते हैं ना भाई, ऐसे सामानों की जब जंतु कोशिका में हो और पादप कोशिका दोनों में होते हैं ना भाई। तो कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, जंतु में होती है, पादप में होती है। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। राइबोसोम 70S वो 80S दोनों में होता है ना भाई। गोल्गी बॉडी दोनों में होता है। केंद्रक दोनों में होता है, और तारकाय दोनों में होता है, और अंतःप्रदेश जले हुए भी दोनों में होती है ना भाई। तो ये तो दोनों में होते हैं, और ये दोनों में डिफरेंट अलग अलग होते हैं। छोटी होती है, गोल होती है, और लाइसोसोम होता है। इसके अंदर क्या है? बड़ी होती है, चौकोर होती है, कोशिका भित्ति होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन ये है ना 5-6
आइटम है ना, ये तो दोनों में सेम होते हैं भाई। उसके बाद में देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। कौन सी में? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में ना भाई। देखो तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक में अम नहीं आते, अम आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक में वो आते हैं, अम भी आते हैं और पेड़ पौधे भी आते हैं। प्रोकैरियोटिक में अम नहीं आते हैं ना भाई। तो देखो भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो इनमें सिर्फ अंतर देख रहे हैं अभी तक हम, है ना भाई। प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है? श्वसन जीव द्रव्य में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है? श्वसन जीव द्रव्य में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपने देखा होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका में होता है भाई, अपने में था ना पेड़ पौधों में और जंतुओं में, है ना भाई। अपन क्या यूकैरियोटिक कोशिका में आती है, अपन और पेड़ पौधे यूकैरियोटिक में आते हैं ना भाई। उसकी बात करते हैं डीएनए का ना भाई, 70S और 80S। 70S पाया जाता है इसमें प्रोकैरियोटिक में और 80S पाया जाता है यूकैरियोटिक में ना भाई, राइबोसोम है ना भाई। अब दोनों में समानता की बात कर लेते हैं, दोनों में क्या क्या समान मिलते हैं ना भाई। डीएनए दोनों में समान मिलता है, जीव द्रव्य इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, प्रकाश संश्लेषण इसमें भी होता है और यूकैरियोटिक में पद कोशिका के अंदर होता है भाई। यूकैरियोटिक में 2 कोशिका होती है, जंतु कोशिका, पद कोशिका, लेकिन जब पद कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है ना भाई। कोशिका भित्ति पद कोशिका के अंदर होती है यूकैरियोटिक में, है ना भाई। और राइबोसोम दोनों में सेम होते हैं, है ना भाई। अब बात करते हैं श्वसन जीव द्रव्य में क्या होता है भाई। इसके अंदर क्या है, जो केंद्रक है ना, केंद्रक वो मतलब कि बिखरा हुआ सा, उजड़ा हुआ सा रहता है। जैसे मान लो किसी के सिर पर बाल नहीं होते हैं ना भाई, और वो उसकी पूरी खोपड़ी ऐसे उड़ी उड़ी सी रहती है ना भाई, दिखी दिखी सी। ऐसे ही इसके अंदर क्या है, केंद्र के अंदर जितने भी सामान होते हैं ना भाई वो पूरे बाहर रहते हैं ना भाई, इसलिए इसको खुला केंद्रक भी पाया जाता है। खुला केंद्रक वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका कोशिका का चैप्टर खत्म हो गया। अब इसको एक एक चीज़ विस्तार से पढ़ लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन इतना तो आपका खत्म हो गया भाई, है ना भाई। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।